हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सेलरेशन की बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे। और इस वीडियो में जानेंगे कि त्वरण एक्चुअली में क्या होता है, त्वरण हमसे बताना क्या चाह रहा है और किस तरह से इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं गति के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें हम गति को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, गति की भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि कुछ देर बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रॉकेट है, हमको स्पेस में, अंतरिक्ष में एक रॉकेट को भेजना है, तो क्या होगा कि ये जो रॉकेट है इस अर्थ से वो बाहर की तरफ जाना चाहता है। तो जब ये रॉकेट अर्थ की सरफेस से बाहर जा रहा होगा तो अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी, पक्की बात है। तो अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण होगा, वो इसको अपनी तरफ घसीट रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको ऊपर जाना है। कोई हर चीज पृथ्वी पर कहां भागना चाहती है? नीचे। तो ये रॉकेट ऊपर जा रहा है उल्टी डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात इसके पास कुछ ताकत होनी चाहिए, कुछ स्पीड होनी चाहिए कि अगर थोड़ी सी स्पीड देते हैं तो ये यहां तक जाता है, और ज्यादा स्पीड देंगे तो ये और ऊपर तक जाएगा लेकिन फिर आ जाएगा, और स्पीड देंगे तो और ऊपर तक जाएगा फिर आ जाएगा। तो ऐसे ही आखिर वो कौन सी लिमिट है, वो कौन सी स्पीड है जिससे ये अर्थ से बाहर निकल जाएगा, लौट के वापस नीचे नहीं आएगा, वो बाहर जहां पर हमको जिस कक्षा में, जिस ऑर्बिट में भेजना है वहां ये पहुंच जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पर्टिकुलर हर हाइट पे वेलोसिटी एकदम तय करनी पड़ती है। काफी कठिन काम है, रॉकेट को भेजने सब कुछ नहीं है। रॉकेट में सैटेलाइट होगा, उस सैटेलाइट को हमको अर्थ के चारों तरफ रोकना है कि यहां जाकर ये सैटेलाइट को लॉन्च कर दे, और ये सैटेलाइट, ये उपग्रह बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगे। तो इसके लिए जरूरी है कि रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो यहां पर कितनी हो, यहां कितनी हो, पर्टिकुलर हर हाइट पे उसकी वेलोसिटी हमको पता हो। कैसे पता चलेगा? मतलब अभी रॉकेट रुका हुआ है, जब ये 10 किलोमीटर हाइट पे चला जाए तो उसकी स्पीड वहां पर कितनी होनी चाहिए, जब ये 100 किलोमीटर पे चला जाए तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर 100 किलोमीटर पर एक निश्चित वेलोसिटी से उसकी ज्यादा स्पीड है तो भी गड़बड़ हो जाएगा हमारा मिशन, कम हो जाए तो भी मिशन गड़बड़ हो जाएगा। तो पर्टिकुलर उतनी ही हमको स्पीड रखनी है जितनी हमको जरूरत है। ऐसी दशाओं में काम आता है एक्सेलरेशन। इन परिस्थितियों के लिए हम लोगों ने किसको डिफाइन किया? एक्सेलरेशन को हम लोगों ने बनाया है। एक्सेलरेशन को किस हिसाब से डिफाइन किया गया? एक्सेलरेशन हमको बताता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमको क्या बताता है? एक्सेलरेशन को हम सरल शब्दों में क्या बोल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर कोई वस्तु की स्पीड, यानी कि हम वेलोसिटी शब्द यहां इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीड के साथ में, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन के पर लोग बात नहीं करने वाले हैं। बट आप जब डायरेक्शन के साथ में बिल्कुल बात करेंगे तो वेलोसिटी और स्पीड एकदम अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो खैर, इस टॉपिक को पढ़ते समय हमको वेलोसिटी शब्द ही इस्तेमाल करना ज्यादा उचित है, तो वेलोसिटी शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे, स्पीड हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। हालांकि कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 9th लेवल पे। तो अगर वस्तु का वेग, अभी हम बात करें, 0 है, स्टार्टिंग में 0 है, अब वो वस्तु चलना स्टार्ट करती है तो कुछ समय के बाद में इसका वेग बढ़ करके 2 हो जाएगा, फिर इसका वेग बढ़कर के 4 होगा कभी ना कभी, फिर उसका वेग 6 होगा, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 बढ़ता चला जाएगा। मान लेते हैं इसका वेग जो 0 से 2 हुआ, इसके बीच में टाइम लगा 1 सेकेंड, फिर 2 से 4 हुआ, फिर टाइम लगा 1 सेकेंड, फिर 4 से 6 हुआ, फिर टाइम लगा 1 सेकेंड। तो इस वस्तु में जो वेग में वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है? तो हमारा जवाब है 2 मीटर पर सेकंड। हर बार चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले इसकी जो स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, सॉरी पहले तो 0 थी, 0 से 2 हुई, 2 से ये 4 हो गई, 4 से ये 6 हो गई, 6 से ये 8 हो गई। लेकिन इसमें जो टाइम लगा, यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड, यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड, यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड, यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया
किसी वस्तु की वेलोसिटी में हर सेकंड यानी कि प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड, कुछ भी कह सकते हैं आप, किसी वस्तु की वेलोसिटी में 1 सेकंड में जितना इंक्रीमेंट होगा, जितनी वृद्धि होगी, उसको हम लोग त्वरण कहेंगे। क्या है त्वरण? किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि त्वरण कहलाती है। किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। यानी कि यहां से 0 से 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया वेग 1 सेकंड में, तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो यहां का त्वरण बन गया 2। भैया 1 सेकंड में कितनी वृद्धि हुई? 2 की हुई ना, तो 2 हो जाएगा त्वरण। अब यहां पर 2 से 4 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई? 2 तो पहले ही हो गया, अब 2 से वो 4 हो गया, तो बढ़ा तो 2 ही है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो यहां का एक्सेलरेशन भी 2 है। लेकिन मान लो यहां 4 से 6 हुआ, 4 से यहां पर 7 हो जाता। अगर 4 से ये 7 हुआ 1 सेकंड में, तो यहां पर कितनी वृद्धि हुई? 3 की, तो 1 सेकंड में। तो यहां का त्वरण कितना हो जाता? 3। यहां पर 7 से 8 हुआ 1 सेकंड में, तो 1 ही बढ़ पाया 1 सेकंड में, तो यहां का त्वरण कितना हो गया? 1। यानी कि वेग में जो प्रति सेकंड वृद्धि होगी, हर सेकंड में जो वृद्धि होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे और एक्सेलरेशन कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो देखिए जो रॉकेट वाला एग्जांपल था उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने जो गति बनाई है वो इस तरह की गति नहीं है। इस तरह का मतलब यहां पर 2 का त्वरण, यहां पर 2 का त्वरण, यहां पर 3 का। ये आसमान वाली बात नहीं है, हमने यूनिफॉर्म करा है। मतलब एक बार अगर 1 सेकंड में 2 की वृद्धि हुई है, तो अब हर बार 1 सेकंड में वृद्धि 2 की होनी है। तो जो पहले एग्जांपल था वही बेस्ट था, 6। तो 4 से 6 में भी 2, 6 से 8 में भी 2 ही आएगा। अब होगा क्या? अगर आपसे हमने कहा कि भैया वेग है 0, अभी वेग है 0, त्वरण रहेगा 2 का। त्वरण कितने का है? 2 का। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे हम भविष्यवाणी कर देंगे? यहीं पर वस्तु चली भी नहीं है कि हम अपने रॉकेट को चलाएंगे, उसका वेग अभी 0 है, अभी वेग उसका 0 है, लेकिन जब ये जाएगा तो वेग उसका बढ़ेगा, और इसका जो वेग बढ़ेगा वो हमने इस तरह से डिजाइन किया है उसके इंजन को कि वो हर सेकंड में 2 की स्पीड को बढ़ा देगा। हर सेकंड में वो 2 की स्पीड को बढ़ा देगा। तो अगर हर सेकंड में वो 2 की स्पीड बढ़ाएगा तो 1 2 3 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी हम बिना उसको स्टार्ट करे बता सकते हैं। 0 रहेगा, ठीक है। 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 2 बढ़ जाएगी, ठीक है। अगले सेकंड के बाद उसकी स्पीड 2 और बढ़ जाएगी, तो 2 से कितनी हो गई? 4। 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, 4 से 6। 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, 6 से 8। यानी कि 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी बढ़ने वाली है? बढ़ के हो जाने वाली है 8 मीटर पर सेकंड हो जाने वाली है, जो यहां पर दिख भी रहा था। यानी कि हमको फिर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पहले ही प्रेडिक्ट कर लेंगे कि उसकी स्पीड कितनी होने वाली है। अब यहां पर तुमने एग्जांपल 8 तक दे दिया था, आप चाहे जितना निकाल लो। 1 सेकंड में अगर 2 की वृद्धि होती है तो 4 सेकंड में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 8 की। तो सीधे हम कर सकते थे कि 1 सेकंड में अगर 2 की वृद्धि हो रही है तो 4 सेकंड में 8 की वृद्धि होगी, डबल हो रहा है, तो 0 से सीधे 8 हो गया। तो बताइए 50 सेकंड में कितनी हो जाएगी स्पीड? 1 सेकंड में जब 2 की वृद्धि हुई, 4 सेकंड में 8 की वृद्धि हुई, तो 50 सेकंड में 100 की वृद्धि होगी। यानी कि पक्की बात है 50 सेकंड के बाद उसकी स्पीड होने वाली है 100 मीटर पर सेकंड। समझ पा रहे हैं आप बात? तो हम इस तरीके से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, पहले ही पता लगा लेते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, उस टाइम पर उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है। तो ये है इसका मेजर यूज एक्सेलरेशन का। क्या होता है एक्सेलरेशन? फिर से एक बार, किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ऐसे भी शो कर सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं। इसको हम अब फॉर्मुलाइज्ड करना चाहते हैं, फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएं फॉर्मूला? देखिए, वस्तु का जो वेग बढ़ा है वो हम क्या मान रहे हैं बच्चों? वेग, किसी वस्तु का जो वेग है वो पहले एग्जांपल के तौर पे हमने कहा 4, और फिर इसका हो गया वेग 10। टाइम लगा है 1 सेकेंड। चलिए, टाइम यहां से तक जाने में कितना लगा है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना वेग बढ़ गया? 4 से 10 हो गया है, यानी कि 6 की वृद्धि हो गई। यानी कि ये मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी है इसकी। तो 6 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हुई है, पहली बात।
कितने समय में? 1 सेकंड में। यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में वृद्धि जो हुई है वो 6 मीटर पर सेकंड की हुई है। तो इसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का सिंबल ए हो जाएगा, ए। तो ए का मान आ गया 6। मात्रक क्या आएगा इसका? देखिए बटे में सेकंड है, 1 सेकंड पहले से ही, तो सेकंड का सेकंड से गुणा हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ में ना आई हो तो ऐसे देख लीजिए, 6 मीटर पर सेकंड ऐसे लिखना चाहिए हमको, और बटे में 1 सेकंड पहले से ही है, इस सेकंड का से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मीटर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। इस 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये बन जाएगा। एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कि यहां पर जो 1 सेकंड में इतनी बढ़ोतरी हुई है वही हमारी एक्सेलरेशन कहलाएगी। ओके, अब इसको जर्नलाइज कैसे करें हम? यहां पर वेग जो पहले वाला है वो है v1, यहां वाला जो वेग है वो है v2, और ये जो टाइम है उसको हम मान लेते हैं t। अब यहां पर v1 से v2 बढ़ा तो वेग में वृद्धि कितने की हुई? अभी यहां 6 था, यहां 4 था, ओ सॉरी यहां पर 10 था, यहां पर 4 था, यहां पर 10 था। तो चेंज कैसे निकाला 6 का? 10 में से 4 को घटा दिया तो 6 बचा। तो यहां पर v1 v2 लिखा हुआ है, तो चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग? v2 माइनस v1 अपॉन में t। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। a बराबर v2 माइनस v1 को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v, अपॉन t को हम लोग यहां डेल्टा t भी लिख सकते हैं। अब ये डेल्टा टी और टी में डिफरेंस वाली बात अगर हम आपको बताएं तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात। तो हम डेल्टा टी और टी में डिफरेंस थोड़ा सा होता है, क्या है? अगर यहां पर ऐसा बताया जाए आपसे कि एक वस्तु है जिसका 5 बजे वेग था 4 मीटर पर सेकेंड, 5 बजे वेग था 4 मीटर पर सेकेंड, और 5:0 1 सेकेंड में इसका वेग हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां 5 बजा हुआ है, यहां पर 5 से थोड़ा सा समय बढ़ गया 1 सेकेंड। तो वृद्धि कितने की हुई है टाइम में? केवल 1 सेकेंड की। तो ऐसी दशा में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस टाइम में से ये टाइम घटाना पड़ेगा, तो t2 में से t1 को घटाना पड़ेगा, तो डेल्टा t बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति के लिए डेल्टा t लिखना पड़ेगा हम लोगों को, टाइम में क्या परिवर्तन हुआ। कभी कभी प्रश्न ऐसा बोल देता है कि भैया एक वस्तु का वेग 4 है और 1 सेकंड के बाद उसका वेग हो गया 10, तो उसने तुमको यहां पर और यहां का टाइम नहीं दिया है, डायरेक्ट चेंज बता दिया कि कितना भी रहा होगा, हमसे क्या मतलब। यहां 12 बजा था, यहां पर 12 बज के 1 सेकंड हो गया, कोई मतलब नहीं है। मतलब कि अलग अलग टाइम के मतलब से तुमको कोई मतलब नहीं है, केवल कितना चेंज हुआ, 1 सेकंड का चेंज हुआ है। चाहे वो सुबह चेंज हुआ, चाहे दोपहर में चेंज हुआ, चाहे आज चेंज हुआ, चाहे कल चेंज हुआ, 1 सेकंड का ही चेंज हुआ है, तो डायरेक्ट तुमको डेल्टा टी दे दिया, और उसको तुम चाहो डायरेक्ट वाले को टी लिख के काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग जनरली डेल्टा टी लिख देते हैं, क्योंकि अगर t1 और t2 वाली परिस्थिति हो जाए कि 5 बजे इतना है, इतने बजे इतना है, तो बाद वाले समय में से पहले वाला समय घटा करके चेंज निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो डेल्टा टी हम ज्यादा उचित रहेगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, कोई दिक्कत? अब ये समय में परिवर्तन का डिवाइड जो हो रहा है, समझ आ रहा है ना? समय में परिवर्तन का डिवाइड होने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ा। 1 सेकंड का मतलब प्रति सेकंड वेग में वृद्धि, तो प्रति का मतलब होता है अपॉन में लाना। क्योंकि अगर हम आपको ये वृद्धि 100 सेकंड के लिए बोल भी देते कि नहीं 4 से 10 जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो 100 सेकंड में चेंज हुई है, ठीक है, तो आप लिखोगे कि 100 सेकंड में वेलोसिटी जो चेंज हुई है वो 10 में से 4 गया तो 6, तो 1 सेकंड में कितनी चेंज होगी? तो 6/100 करना पड़ेगा। तो यानी कि जो टाइम होगा वो जाएगा अपॉन में ही, तभी तो 1 सेकंड की आपको वृद्धि मिलेगी, तो टाइम अपॉन में ही जाने वाला है। तो एक्सेलरेशन जो मिला हमको वो क्या मिला? वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is called acceleration. The rate of change in velocity with respect to time is called acceleration. वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे, या फिर वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल इसका और भी बहुत बढ़िया है, हमारी अर्थ से जुड़ा हुआ है, रियल एग्जांपल है।
जैसे अगर हम किसी वस्तु को गिरने के लिए छोड़ देते हैं तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे वस्तु नीचे जाती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा ऊंचाई से आप किसी चीज को गिराएंगे उसकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और इसका हमको आभास भी है, महसूस भी होता है कि आप कम ऊंचाई से कूदते हैं तो आपको चोट नहीं लगती है या बहुत कम लगती है। ज्यादा हाइट से कूदेंगे तो काफी आपको नुकसान हो सकता है। तो ज्यादा ऊंचाई से कूदें तो आपकी स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है और आप ज्यादा तेजी से टकराते हैं, ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो होता क्या है कि जब आप किसी चीज को गिरने के लिए छोड़ते हैं तो यहां पर भी अर्थ अपनी तरफ घसीट रही है और लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो जब भी वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि वेलोसिटी में चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तो एक्सेलरेशन आएगा। वहां पर एक्सेलरेशन मौजूद है। वो एक्सेलरेशन यहां पर कितना है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहां पर एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हम लोग जब भी कहीं से कूदते हैं या किसी वस्तु को गिरने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं, फ्री फॉल कराते हैं, छोड़ दीजिए, फेंकना नहीं है। किसी चीज को ऐसे फेंकना अलग बात है, ऐसे छोड़ना अलग बात है। तो जब आप फ्री फॉल कराते हैं, छोड़ते हैं आप किसी चीज को, तो ऐसी दशा में उसमें जो हर सेकंड वेग बढ़ेगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। मतलब 9 मीटर पर सेकंड जो वेग होगा वो एक सेकंड में बढ़ जाएगा। जब आपने किसी वस्तु को गिरने के लिए छोड़ा, अच्छा एक बात और बता दें कैलकुलेशन के लिए कि 9.8 को हम लोग जनरली 10 बोल देते हैं। 9.8 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है वो 10 के। तो हम 10 से एग्जांपल्स बोलते हैं, आपको जल्दी समझ में भी आएगा। स्टार्टिंग में आपने इसको गिरने के लिए छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी अभी 0 है। जैसे ही इसको हम छोड़ देंगे, जैसे इसको गिरने के लिए छोड़ेंगे तो एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड अब हो जाएगी 10, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। एक सेकंड में इसकी स्पीड बढ़ गई 10 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में 10 और बढ़ जाएगी 20, अगले एक सेकंड में 10 और बढ़ जाएगी 30, अगले एक सेकंड में 10 और बढ़ जाएगी, अगले सेकंड में 10 और बढ़ जाएगी। ऐसे करते करते इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और 10 सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी 100, 20 सेकंड में हो जाएगी इसकी स्पीड 200, 30 सेकंड में स्पीड हो जाएगी इसकी 300 मीटर पर सेकंड और जो बहुत जोरदार से जमीन से टकराएगी। तो एक्सेलरेशन हर उस जगह पर मौजूद होगा जहां पर वेलोसिटी में चेंज होगा। समझ पा रहे हैं? बहुत इसके इस्तेमाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है ये। इसके बिना तो मोशन में हम आगे कुछ समझ ही नहीं सकते, क्योंकि मोशन आपके पास दो तरह के हैं। याद है वेलोसिटी और स्पीड कि एक तो एक समान होता है, एक असमान। तो जहां एक समान है, यूनिफॉर्म है, वहां पर दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर तो चेंज नहीं है, तो वहां तो कोई बात नहीं। लेकिन जहां असमान है, जहां पर चेंज हो रहा है, जहां पर वेलोसिटी कम ज्यादा बार बार हो रही है, उस दशा में तो एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि परिवर्तन जब होगा वेलोसिटी में तब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? त्वरण पढ़ना पड़ेगा। तो जहां पर स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही होगी वहां पर एक्सेलरेशन होगा 100%। कोई इशू? ओके। अब हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, a बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसका जो मात्रक आ रहा है वो क्या आ रहा है? वेग का मात्रक आप देख चुके हैं, मात्रक मीटर पर सेकंड है। फिर से एक बार देख लीजिए, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और समय का मात्रक सेकंड। तो सेकंड नीचे ही है तो एक सेकंड नीचे और लिखना पड़ेगा। ये आया वेग का मीटर पर सेकंड, वेग का पूरा हो गया ये। अब एक सेकंड नीचे और लिखना पड़ेगा तो सेकंड का स्क्वायर बना लेगा। तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला है वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, या a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेग की बात हो रही है। वेग यानी कि वेक्टर, ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेसिक सा, ताकि समझ में आ जाए कि कैसे इस्तेमाल करना है हमको एक्सेलरेशन। मान लीजिए बच्चों को एक लड़का है, ये कोई लड़का है जो अभी रुका हुआ है, विरामावस्था में है। अब ये चलना शुरू करता है, तो चलना शुरू करेगा तो इसका वेग बढ़ेगा और इसका वेग बढ़ते बढ़ते हो गया मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड। और ऐसा होने में जो टाइम लगा वो लगा है 5 सेकंड। एक लड़का है जो चलता गया 5 सेकंड तक चला और उसके बाद उसकी स्पीड बढ़कर के 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अब इसके बाद कुछ अचानक ऐसा हुआ, उसका कोई दोस्त मिल गया होगा जिसकी वजह से वो वहां पर अब रुकना स्टार्ट करने लगा, धीमा होने लगा और केवल 2 सेकंड में ही वो 0 मीटर पर सेकंड में आ गया।
रुक गया। 0 से चला था 20 तक, अब 20 से चला वो फिर से 0 हो गया। कितने सेकंड में? केवल 2 सेकंड में। तो आपको दोनों ही स्थितियों में क्या बताना है? दोनों ही स्थितियों में आपको त्वरण बताना है। ये केस 1 है और ये केस 2 है। अब आपको एक बात और मैं बता दूं, अभी छूट गया, कि यहां से यहां तक जब हम चले तो वेग में बढ़ोतरी हुई है, यहां से यहां चले हैं तो वेग में कमी हुई है। और आपने त्वरण को क्या समझा? त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर भी चेंज हुआ, 0 से तो 20 हुआ है ना, तो चेंज हुआ। अब 20 से 0 हुआ तो चेंज यहां पर भी हुआ, तो त्वरण तो यहां पर भी है, त्वरण तो यहां पर भी है। लेकिन जब वेग बढ़ रहा हो तो ये है हमारा त्वरण, और जब वेग घट रहा हो तो त्वरण तो है ही, एक नाम और है, और वो नाम है मंदन। क्या नाम है? मंदन। मंदन यानी कि रुकना, धीरा धीमे करना। इसको इंग्लिश में डी एक्सेलरेशन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे, आपकी जो मर्जी हो कह सकते हैं। तो जब वेग बढ़ रहा हो तो उसको त्वरण कहेंगे, वहां त्वरण होगा, और जब वेग घट रहा हो तो उसको हम मंदन कहेंगे, और ये हमेशा निगेटिव आएगा। अभी आप देख लेना, अभी आपको दिखा देंगे हम। मंदन हमेशा कैसा आता है? निगेटिव आता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो त्वरण है वो माइनस का है, त्वरण माइनस का होने का मतलब है वहां पर वेग में वृद्धि नहीं हुई, वेग में कमी हुई, और वहां पर त्वरण शब्द को इस्तेमाल करने से बेहतर हम मंदन इस्तेमाल कर लें। गाड़ियों में भी आपने देखा, गाड़ियों में भी एक्सेलरेटर होता है, कार में भी एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलरेटर का मेन काम होता है गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना। तो एक्सेलरेट करना मतलब गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना। आप गाड़ी का जो एक्सेलरेटर को ऐठोगे तो गाड़ी तेज भागेगी, लेकिन गाड़ी को रोकना भी है तो वहां पर त्वरण नहीं चाहिए, वहां पर मंदन चाहिए ताकि स्पीड डाउन हो। तो मंदन के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं? ब्रेक। तो ब्रेक मंदक है, वहां पर धीमा करता है। तो एक्सेलरेटर का काम है स्पीड को बढ़ाना, और डी एक्सेलरेटर का काम होता है स्पीड को घटाना। चीजें एक ही हैं, ये भी वेग में परिवर्तन है, ये भी वेग में परिवर्तन है, बस एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। जो बढ़ रहा है वो त्वरण, जो घट रहा है वो मंदन। इस चीज को आप याद रखिए। चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग देख लेते हैं, यहां से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये बढ़ोतरी है तो ये प्लस आएगा, ये कमी है तो ये माइनस आएगा। तो केस 1, अगर हम केस 1 की बात करें तो एक्सेलरेशन यहां पर भी निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसको आसान तरीके से हम लोग क्या लिख देंगे? v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी को लिख देंगे t2 माइनस t1। अगर आपको दोनों परिस्थितियों में, ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि एक ही केस में वस्तु यहां से चली, यहां रुकी, या यहां से चल के यहां पर पहुंची, उसके बीच में टाइम आपको 1 दिया जाए तो फिर आपको t लिख लेना है। और अगर ऐसा दे कि 5 बजे इतना, 5 बज के इतने मिनट पे इतना, तो फिर t2 माइनस t1 करेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? यहां पर 5 सेकंड का मतलब है अकेले 5 सेकंड दे दिया, तो यही डेल्टा टी है पूरा का पूरा। तो डेल्टा टी लिख लो या फिर टी लिख लो, यहां पर फर्क नहीं पड़ता। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो v2 मतलब बाद वाला, ये पहला ये बाद, तो बाद वाली स्पीड 20, पहले वाली स्पीड 0, और जो टाइम लगा है वो टोटल 5 सेकंड लगा है। ओके, चाहे तो डेल्टा टी रहना तो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो गया। तो 20 में से 0 जाएगा तो 20 ही बचेगा, 5 चौके 20, ये 4 हो जाएगा। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड में जो स्पीड बढ़ रही होगी वो 4 बढ़ रही होगी। इसका मतलब ये हुआ 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ रही होगी? 4। बढ़ा के देख लो, 1 सेकंड में 4, 2 सेकंड में 8, 3 सेकंड में 12, 4 सेकंड में 16, 5 सेकंड में 20। 1 सेकंड में 4, अगले 1 सेकंड में 8 हो जाएगी, 4 बढ़ जाएगी, अगले सेकंड में 12, अगले 1 सेकंड में 16, अगले सेकंड में 20। तो 5 सेकंड में 20 हो चुकी है पूरी। 5 सेकंड का समय लगा, हर सेकंड 4 बढ़ गई, 20 तक पहुंच गए। केस सेकंड, केस सेकंड में हम लोग फिर से निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, फॉर्मूला फिर से v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। तो v2 कितना? बाद वाला वेग है 0, बाद वाला वेग 0, पहला ये दूसरा, केस सेकंड है तो ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। तो v2 माइनस v1, टाइम जो लगा वो मात्र 2 सेकंड लगा, 2, तो 0 घटाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 20/2, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां का जो त्वरण आया वो माइनस का 10 बना, और माइनस का 10 ये बता रहा है कि यहां पर वेग घट रहा है, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड में वेग कितना घटा? 10। ठीक बात है। 20 से
1 सेकंड के बाद घटकर वो 10 बचा, क्योंकि 10 घट चुका है। अब 1 सेकंड के बाद 10 और घट गया तो 0 हो गया, तो 2 सेकंड में वो घट करके 0 बचा 20 से। समझ पा रहे हैं बात? -10 का मतलब है वो वेग घट रहा है, कितना? 10 कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। त्वरण का मतलब हर सेकंड की बात चलती है यहां पर केवल, तो 1 सेकंड में 10 की स्पीड कम होने वाली है। तो यहां 20 था, तो 1 सेकंड के बाद में 10 कम हो गई, तो 10 ही बची। अब 1 सेकंड के बाद 10 और कम हो गई, तो कुछ नहीं बचा, 0। तो रुकना भी था, रुक गई। इस तरह से एक्सेलरेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर डाउट थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का अगर आपको हुआ तो उस पर मैं एक विशेष वीडियो भी बना दूंगा, कोई इशू नहीं इस बात का। और अभी हम वीडियो को खत्म करते हैं आज यहीं पर, और आप घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा मोशन की इक्वेशन पर, गति के समीकरणों पर आधारित होगा। क्या है गति के समीकरण, कैसे बने हैं गति के समीकरण, क्यों बने हैं गति के समीकरण, इन पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और ये पूरे मोशन का बेस है, मतलब आप किसी भी क्लास में जाएं, यहां पर इक्वेशन आपको पता होनी जरूरी है। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगते हैं, खुद ये डेरिवेशन भी इनके अच्छे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनको देखते हैं, मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।